हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम ली चैटलियर प्रिंसिपल या हिंदी में अगर बोले तो ला-सा-तेलिए का नियम पढ़ेंगे। और ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और साथ ही साथ इनके जो एप्लीकेशंस हैं उन पर हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो लेक्चर हैं, यानी कि इससे पहले जो लेक्चर हमने बनाया था उसमें हमने आपको कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेचर क्या है, साथ ही साथ उसमें डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने केपी और केसी में जो रिलेशन थे उनके थ्रू हमने क्या किया था, कई चीज़ें प्रूव की थी, ठीक है, कि केपी कब इक्वल टू केसी होगा, केपी अगर लेस देन केसी है तो क्या होगा, केपी ग्रेटर देन केसी है तो कब होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपने होमोजीनस और हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखा था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्या नाम है, जिसका ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ला-सा-तेलिए का नियम, ला-सा-तेलिए का नियम, ठीक है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें, किसके, ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करें, तो ये सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था, दिया गया था, तो नाम है साइंटिस्ट का ली चैटलियर, और साथ ही साथ ब्राउन साइंटिस्ट द्वारा 1884 में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो किसने किसने इसको प्रपोज किया, ली चैटलियर एंड ब्राउन ने, ठीक है, ब्राउन ने इसको 1884 में क्या किया था, बताया था, 1884 में बताया था, 1884 ईस्वी में, ठीक है। ये स्टेट किया गया, यानी कि इसको प्रपोज किया गया, बताया गया। अब इसमें क्या है, इन्होंने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इस पे इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर हम कंसंट्रेशन, ठीक है, वहीं पे अगर प्रेशर या टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो ऐसे समय में वो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट डालेगा, यानी कि साम्यावस्था पर क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है, कौन कौन से इफेक्ट आपके, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, और हो सकता है साथ ही साथ आप कैटलिस्ट के बारे में भी जाने यहाँ पे कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंतर्गत देखेंगे। तो आते हैं इनके स्टेटमेंट पे कि कौन से स्टेटमेंट को इन्होंने क्या बोला। तो सबसे पहली बात तो इनके हिसाब से कि अगर हम, ठीक है, अगर हम कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर कोई भी फैक्टर अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आपके पास रिएक्शन है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका है और उसमें हम या तो कंसंट्रेशन में बदलाव करें, या तो हम टेम्परेचर यानी कि तापमान में बदलाव करें, या हम प्रेशर में बदलाव करें यानी कि दाब में हम परिवर्तन करें, या तो हम कैटलिस्ट यूज करें, तो ऐसे समय में आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ इन किए गए प्रभाव का जो इफेक्ट है, इन किए गए चेंजेस, इन किए गए परिवर्तन का जो प्रभाव है वो कम हो रहा हो, ठीक है। मतलब समझिए कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम केस में आ चुका है, यानी कि साम्यावस्था में आ चुका है, तो ऐसे समय में आप उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करोगे तो वो इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम यानी कि जो उसका साम्य अवस्था है वो उधर शिफ्ट होगा जिधर इस किए गए परिवर्तन का प्रभाव बिल्कुल कम पड़ रहा हो या ना के बराबर हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इनके स्टेटमेंट को एक बार हम आपको बता देते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन
एनी ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम, दैट डिटरमाइन the equilibrium conditions of a system will shift the equilibrium, ये पॉइंट नोट करने वाला है, will shift the equilibrium मतलब इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा, ठीक है, in such a manner to reduce or to counteract the इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब सिंपल सी बात, अगर इस स्टेटमेंट को आपने सुना तो इसको नोट भी कर लीजिए, फिर से मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स that determine the equilibrium condition of a system, ठीक है, will shift the equilibrium in such a manner to reduce or to counteract the effect of the change। मतलब इसका क्या है कि अगर हम इक्विलिब्रियम का केस ला दिए हैं या इक्विलिब्रियम का केस किसी भी रिएक्शन यानी कि साम्य का अवस्था यानी कि साम्यावस्था किसी भी अपक्रिया के दौरान आ चुकी है, तो ऐसे समय में अगर आप उस पर कोई इफेक्ट डाल रहे हो तो अगर आप उस पर इफेक्ट डाल रहे हो, जैसे कि मान लो उस पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो यानी कि उस पर दाब बढ़ा रहे हो, तो वो उधर जाएगा जिधर दाब कम हो रहा होगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो उधर शिफ्ट हो रहा होगा जिधर कंसंट्रेशन कम होगा। यहीं पे अगर आप उस पर तापमान बढ़ा रहे हो तो वो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जहाँ पे तापमान कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर जो इफेक्ट्स हैं, जो चेंज हैं, उनका अपोज करेगा। ऐसे ही अगर मान लो आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो वो उधर जाएगा जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, तापमान कम कर रहे हो तो उधर जाएगा जिधर कंसंट्रेशन तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रेशर कम कर रहे हो तो उधर जाएगा जिधर आपका प्रेशर यानी कि दाब अधिक होगा। तो यानी कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो उधर शिफ्ट होने का प्रयास करेगा जिधर किए गए परिवर्तनों का प्रभाव कम हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और इसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और डी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू देखेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। किसके चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स माइनस रिएक्टेंट के टोटल मोल्स। तो यहाँ पे C प्लस डी माइनस A प्लस बी होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई किसके बारे में, डेल्टा एक्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका एक गिवन रिएक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, आपके रिएक्टेंट का, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये किस स्टेट में है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहला ये है कि रिएक्टेंट का यानी कि अभिकारक का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी कि अभिकारक की सांद्रता को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ऐसे समय में रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर हम इसके कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन चाहे ए का कंसंट्रेशन या बी का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो ये इधर कंसंट्रेशन कम होगा। तो कहने का मतलब ये है इधर कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। किधर शिफ्ट होगी, राइट साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर मूव करेगा, आपके राइट साइड में मूव करेगा, ठीक है। ये शिफ्ट वाला कंडीशन है। यहाँ कौन किधर शिफ्ट करेगा, ये मैं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर शिफ्ट करेगा यानी कि किधर जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे कि जो साम्य स्थिरांक है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम का कंडीशन आया था वो किधर शिफ्ट होने लगेगा, राइट साइड में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ी तेजी से यहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम का केस आपका राइट साइड, जिधर रिएक्शन का कंसंट्रेशन कम है, भाई इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो इसका कंसंट्रेशन तो कम है, तो इक्विलिब्रियम इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा। वहीं पे दूसरा कंडीशन हम उल्टा कर रहे हैं, अगर हम
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसका कंसंट्रेशन समझिएगा, अगर हम प्रोडक्ट का इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो आपको पता है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसका तो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो ऐसे समय में इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो शिफ्ट आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगा। ठीक है, और वहीं पर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रेशर की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर को बढ़ाने पर, ठीक है, और प्रेशर को घटाने पर कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो ऐसे समय में कई सारे कंडीशंस होते हैं। तो ये तो अभी तक कंसंट्रेशन की बात हो गई, किसकी बात हुई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की। अब हम आएंगे किस पे, प्रेशर के कंडीशन पे। ठीक है, किस पे आएंगे, प्रेशर के कंडीशन पे। चलिए अब हम चलेंगे किस पे, प्रेशर के कंडीशन पे। तो अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो, ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम में तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है। यहीं पे अगर आपका लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अगर लेफ्ट की तरफ वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका प्रेशर क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे। मतलब यहाँ पे समझो रिएक्शन है, और रिएक्शन में अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखने जा रहे हैं कि प्रेशर कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए दाब को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे समय में अगर डेल्टा एक्स जो है वो आपका कैसा होगा, निगेटिव। डेल्टा एक्स निगेटिव तभी होगा जब ये आपका स्मॉल होगा, ये वैल्यू लेस होगी, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, मोर होगी, तब जाके आपका क्या होगा, डेल्टा एक्स कैसा आएगा, निगेटिव। यानी कि अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो कम मिल रहे हैं, और जो आपका रिएक्टेंट का मोल है वो ज़्यादा है। तो ऐसे समय में आपका डेल्टा एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, यानी कि जिधर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उधर ही तरफ यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर देखें तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, आपकी राइट साइड में शिफ्ट होगा। यानी कि अगर डेल्टा एक्स कैसा है, निगेटिव मिल रहा है, तो ऐसे समय में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इधर शिफ्ट होगा, किधर, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट होगा। यहीं पर अगला केस, ये डेल्टा एक्स क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। प्रेशर बढ़ाने पे ये सारे इफेक्ट देख लो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रेशर इंक्रीज करने पर अगर सिचुएशन ये सारे हों तब क्या होगा, तो डेल्टा एक्स कैसा है, नेगेटिव, तो राइट होगा। डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, यानी कि उत्पाद के मोलों की संख्या ये ज़्यादा है, और ये वैल्यू कैसी है, लेस है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और ऐसे समय में ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर 0 मिले, कितना मिले, डेल्टा एक्स बराबर कितना मिले, 0 मिले, तो ऐसे समय में आपका इसके मूल और इसके मूल दोनों इक्वल होंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि नो चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इनको फिर से एक बार समझ लीजिए कि डेल्टा एक्स निगेटिव है तो इसके मोल कम है, इसके मोल ज़्यादा हैं, तो जब भी प्रेशर बढ़ाओगे तो ये इधर शिफ्ट होगा राइट साइड, क्योंकि इसके मोल ज़्यादा हैं। प्रेशर बढ़ाने पर मोल ज़्यादा है तो किधर शिफ्ट होगा, कम मोल की तरफ। यहीं पे अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, पॉजिटिव अगर मिल रहा है तो यानी कि इसके मोल ज़्यादा हैं, इसके मोल आपके कम हैं, और इसके मोल क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पे ये ज़्यादा वाला किधर शिफ्ट होगा, कम वाले की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और दोनों के जब बराबर होंगे तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, कहोगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो ये बात हो गई, प्रेशर अगर इंक्रीज करें, यहीं पे प्रेशर अगर डिक्रीज करें तो इन सब का पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगला, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पे थोड़ा सा रोल है। अगर आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ रहे हैं, यानी कि एक्सो का मतलब होता है रिएक्शंस के दौरान हीट का इवॉल्व होना, एक्सोथर्मिक कहलाता है। वहीं पे अगर एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो रिएक्शन के दौरान हीट देना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो अगर हम अगला, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर
अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि तापमान को बढ़ाते हैं, तो ऐसे समय में अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, तो ऐसे समय में एक्जोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे एक और चीज़ प्लस हीट लिख देंगे, क्योंकि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे समय में रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे समय में इधर हीट नहीं है और यहाँ पे हीट मिल रही है, तो जिधर हीट मिल रही है, ज़्यादा अमाउंट है, उधर से वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और कभी कभी क्वेश्चंस में आपके एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना लिख करके उसकी जगह डेल्टा एच का सिंबल लिख देता है, और अगर डेल्टा एच आपको नेगेटिव दिख रहा हो कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है, या उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी जिसमें से आपका ऊष्मा का छेपड़ मतलब होता है निकलना, निष्कासित होना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें से रिएक्शन के समय आपका ऊष्मा निकलता है। जैसे कि चूना पत्थर को अगर पानी में मिला देते हो तो वो उबलने लगता है, रीजन क्या है, वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है जिसके थ्रू बहुत ही हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डेल्टा एच को कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो आप तुरंत कहोगे कि कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें हीट ज़्यादा मिल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे। देखिए हीट भी ज़्यादा मिल रहा है, ऊष्मा भी ज़्यादा मिल रहा है, और आप कंडीशन क्या लिखा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे समय में याद रखो ये उधर जाएगा जहाँ तापमान कम होगा, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट होगा। कहाँ पे होगा, ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जिसके लिए डेल्टा एच कैसा होगा आपको पता है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसमें हीट को देना पड़ता है, यानी कि हीट उसमें ऐड करना पड़ता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे समय में इसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के दौरान याद रखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। कहाँ पे, राइट साइड, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी जाके रिएक्शन अच्छे से होगा, और ऐसे समय में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम कैटलिस्ट का एडिशन देखें, किसका एडिशन देखें, अगला है इस रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट का एडिशन देखें, ठीक है, तो कैटलिस्ट का एडिशन इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट यानी कि अगर हम कैटलिस्ट की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट को क्या करें, ऐड करें, हिंदी में कैटलिस्ट को कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का अगर एडिशन यानी कि उसमें योगदान दें तो ऐसे रिएक्शंस में नो चेंज, किधर किसी भी साइड ये इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है यानी कि साम्य स्थिरांक का जो बिंदु है, वो साम्य का बिंदु है, वो किसी भी साइड में प्रोसीड नहीं करेगा, किसी भी साइड में शिफ्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम के दौरान अगर आपने कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का प्रयोग किया है तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन की रेट को बदल देना, बट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना नहीं होता है। रिएक्शन की रेट बदल देने का मतलब या तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा या तो वो रिएक्शन को स्लो कर देगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो तो रिएक्शन को फास्ट करेगा, वहीं पे अगर नेगेटिव कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो तो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। और ऐसे समय में इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ली चैटलियर प्रिंसिपल की। अगर हम इनके एप्लीकेशंस पे जाएं यानी कि इनके अनुप्रयोगों पे जाएं तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल्स हैं अगर उनके एप्लीकेशंस को देखें तो ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला यानी कि साम्य स्थिरांक में इनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि
सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के निर्माण में आपने हैबर्स प्रोसेस पढ़ा होगा। हैबर्स प्रोसेस में आप पढ़ते हो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, क्या होता है 2NH3, और यहाँ पर आप लिखते हो Fe के साथ साथ मॉलिब्डेनम। Fe क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है, यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर का काम करता है। तो अगर Fe और मॉलिब्डेनम की बात करें तो ये आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी कि हीट इसमें क्या होगी, एवॉल्व होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2NH3 प्लस हीट लिख सकते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि इस दौरान हीट रिवॉल्व हुआ है। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो एप्लीकेशन है ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें हीट का क्या हो रहा है, इवॉल्वेशन हो रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितने भी अभी आपको मैंने कंडीशन बताए थे वो सब यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज करोगे। प्रेशर का भी इफेक्ट आप निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट निकाल सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम का केस है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा, इधर बढ़ाओगे तो रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे मोल्स के नंबर देख लो, इधर 4 मोल हैं, इधर 2 मोल है, तो 2 - 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यानी कि -2 है। जिधर मोल ज़्यादा है इधर मोल कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा प्रेशर बढ़ाने पर। टेम्परेचर की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बढ़ा भी रहे हो तो रिएक्शन लेफ्ट साइड में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, आपके एप्लीकेशंस ऑफ टू द केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो ली चार्टियर प्रिंसिपल उनका एप्लीकेशन। दूसरा है यहीं पे इसका एप्लीकेशन फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस के पिघलने में, अगर आइस है तो उसका वॉल्यूम ग्रेटर होता है, वाटर में वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम केस में आता है, यानी कि आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, आइस क्या है, वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस का वॉल्यूम बड़ा होता है, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, लेसर होता है। तो ऐसे समय में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ऐसे समय में आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब आइस मेल्ट करेगा जल्दी जल्दी वाटर में। यहीं पे अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जितनी भी कंसंट्रेशन इसका बढ़ाएंगे तो इधर शिफ्ट होगा, इसका बढ़ाएंगे तो इधर शिफ्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यानी कि एक तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ सल्फर है, सल्फर आपका सॉलिड फेज में था उसको लिक्विड फेज में बदलोगे, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आइस और वाटर का कन्वर्जन, ठीक है। तो इससे आप फिजिकल इक्विलिब्रियम का भी पता कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आपका क्या है, एक तरीके से आपका कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि वाटर से वाटर वेपर में बदलना भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप हीट देते हो तभी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये सब फिजिकल इक्विलिब्रियम की दशाएं हैं। यहीं पे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की अगर बात करें, यानी कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट की जो सॉल्बिलिटीज हैं, विलेयता है, उसकी बात करें तो उसमें भी आपका इक्विलिब्रियम का केस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सारी चीज़ें देखें तो ये सारी चीज़ें आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक था जो आज के लेक्चर में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको हम आपको नए लेक्चर में बताएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है आज यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।